वापस आ जाएंगे। स्वागत है सभी का। आवाज आ रही है ना मेरी ठीक से? यस मैम। जी मैम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। स्क्रीन बता देना मेरी प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है जी। नीरज जी, आप ना मुझे को होस्ट मत बनाओ, वापस बार बार ना डिस्टर्ब होता है। आप रिमूव कर दो मुझे। विजिबल? देख पा रहे हैं आप नोट्स? जी मैम। यस मैम। ठीक है, थैंक यू। लास्ट जो हमने चैप्टर किया था, कौन सा चैप्टर था वो और क्या नाम था उसका? याद है किसी को? सेकेंड चैप्टर योग एवं योग अभ्यास। जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, गुड। अभी नेक्स्ट चैप्टर है हमारा तृतीय अध्याय, यानी थर्ड चैप्टर हम कर रहे हैं आज। और इसका नाम है अध्यापन विधियां, यानी जो टीचिंग मेथड्स हैं कि कौन कौन सी जो टेक्निक यूज की जाती है उसके बारे में, उसका अर्थ क्या है और कार्य क्षेत्र क्या है। इससे क्वेश्चन आया है और इसी बार आया था 2021 वाले पेपर में। ठीक है, और वो मेरा शायद गलत हुआ था, गलती से मैं कंफ्यूज हो गई थी और वो गलत कर दिया था। आप गलत मत करना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, क्योंकि अध्यापन की बात इसमें हुई है, तो पहले अध्यापन को देखेंगे, फिर विधियां क्या बताई गई हैं। और एक चीज आप ध्यान दें, जैसे मैं पढ़ाऊंगी तो जहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं ना कि 2 प्रकार, 3 प्रकार, 6, इस पे ज्यादा फोकस करना। अंदर जो बहुत सारी थ्योरी लिखी होती है ना, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। जो नंबर्स, जो एग्जैक्ट एक स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, उससे ज्यादा बनते हैं, तो उन पे ज्यादा फोकस रहना है। बाकी हाँ, अगर अंदर कंटेंट है, उसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, तो वो उस पे ज्यादा फोकस करना है। बाकी बहुत लंबी लंबी स्टेटमेंट लिखी होती हैं, उससे तो क्वेश्चन नहीं बनते। पर पढ़ना सारा है, फोकस किस पे करना है वो मैंने बता दिया आपको। अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया का एक भाग है। जो अध्यापन है, अध्यापन मतलब होता है टीचिंग, और शैक्षणिक मतलब होता है कि जो हमारी स्टडी होती है, जो पढ़ाया जाता है, उससे रिलेटेड। ठीक है, शिक्षण यानी एजुकेशन जो दी जाती है, जो अध्यापन है, टीचिंग, उसका एक पार्ट है, जिसके 6 घटक होते हैं, ये ध्यान रखना है। जो अध्यापन है, इसके 6 कंपोनेंट्स होते हैं और सीक्वेंस में याद रखना है। फर्स्ट है अध्यापन, टीचिंग। सेकंड है अधिगम यानी लर्निंग। थर्ड है टीचर। फोर्थ स्टूडेंट। 5 है विषय या क्रिया, मतलब जो सब्जेक्ट होता है या जो विधियां होती हैं जिसके द्वारा हम पढ़ते हैं। और 6 है पर्यावरण, एनवायरमेंट या परिस्थिति जिसमें हम पढ़ रहे हैं। तो एक दूसरे से कनेक्ट है। जब टीचिंग होती है तो उससे सीखना होता है। सीखने से क्या होता है, सीखेंगे कैसे? जब अध्यापक पढ़ाएंगे। और कौन सीखेगा? छात्र। किससे सीखेंगे? जो कंटेंट पढ़ेंगे, जो विषय वस्तु होगी उससे। और पढ़ने के लिए कोई जगह चाहिए तो उसको पर्यावरण कहा है, जो कि हमारी कक्षा हो सकती है, जो क्लास है, क्लासरूम, उसको कह सकते हैं। क्लियर है ये? अभी इसको अंदर भी देखेंगे। अभी जस्ट आपको ये बस याद रखना है। कितने घटक होते हैं बताएंगे? 6। 6 होते हैं। ठीक है। सेकंड कौन सा होता है? अधिगम। अधिगम, जिनको इंग्लिश में वो नोट डाउन कर लें, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश में मैंने ज्यादा लिखा नहीं है, तो इंग्लिश में लिख लेंगे। लर्निंग है, टीचिंग है, टीचर, स्टूडेंट, विषय यानी सब्जेक्ट, और ये है
एनवायरमेंट, ठीक है। नंबर 6 पे क्या है, बोलेंगे सभी, सभी को इन्वॉल्वमेंट पर्यावरण। चाहिए मुझे, पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण। नंबर 5 environment, एनवायरमेंट। विषय। सब्जेक्ट। विषय या क्रिया, ठीक है। आगे आप देखोगे इसी में विधियां भी दी हुई हैं, तो आप तीनों वर्ड याद रखना, सेम ही है तीनों का। नंबर 1 पे अध्यापन। teaching, अध्यापन, टीचिंग, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप जब अंदर उसको पढ़ोगे तो और थोड़ा याद हो जाएगा। अध्यापन की अगर हम बात करते हैं तो विधियों संबंधित प्रक्रिया, यानी जो टेक्निक्स यूज की जाती हैं उनके संबंधित जो प्रक्रिया होती है उसको अध्यापन कहते हैं। टेक्निक यूज करके जो चीजें आगे क्रियान्वित की जाती हैं, संचालन किया जाता है उनका, तो उसको कहते हैं अध्यापन। अध्यापक द्वारा सीखने के अनुभव का गठन और संचालन होना, कि जो सीखना है, लर्निंग जो करनी है, उसके लिए जो पहले एक अनुभव उनको दिया जाता है स्टूडेंट्स को, और उसका जो संचालन किया जाता है वो अध्यापन होता है, वो टीचिंग होती है, जो कि अध्यापक द्वारा किया जाता है। अधिगम क्या होता है, लर्निंग। कार्य द्वारा समायोजन प्रक्रिया, जो कार्य किया जा रहा है, जो टीचर हैं, जो अध्यापक हैं, उनके द्वारा जो कार्य करवाया जा रहा है, जो क्रियान्वित किया जा रहा है, उसमें समायोजन मतलब जो स्थिति अभी क्या है, आपकी अलग अलग क्लास चल रही है, योग बीज की चल रही है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति आपकी चल रही है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप पढ़ रहे थे, अभी आपका टीचिंग मेथड स्टार्ट हो गया, क्या ये सब सेम है? नहीं। क्या जितना अलग अलग है, सारी अलग अलग है ना, तो उसमें आप अलग-अलग अपने आप को क्या कर रहे हो अलग अलग सब्जेक्ट में? समायोजित। समायोजन हाँ, कर रहे हो, मतलब एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है। और एडजस्ट भी ये नहीं कि जबरदस्ती एडजस्ट करना, सम्यक प्रकार से मीन्स राइट वे में, ठीक है, सही प्रकार से एडजस्ट, समायोजन करना। जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है उसमें अपने आप को समायोजित कर देना, यानी एडजस्ट कर देना, वो क्या है, लर्निंग। वहीं से जब आप अपने आप को वहां पे समायोजित कर लोगे तो वहां से आपको लर्निंग होना स्टार्ट होगा। फिर क्या है, छात्र द्वारा पूर्ण अंगों, जो सभी अंग सिखाए जा रहे हैं टीचर के द्वारा, अध्यापन द्वारा उत्पन्न नई परिस्थितियों में समायोजन, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए पुराना नहीं है। जब भी आप नई क्लास में आगे बढ़ते हैं, या जो भी आपकी क्लासेस अभी आगे होती जाएंगी, पेपर 1 पेपर 2 उसमें भी 10 यूनिट है, अलग अलग सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली कि वो प्रॉब्लम तो क्रिएट करता है, समस्या तो होती है, बट उसमें क्या करना है, आपको अपने आप को ढाल देना है, समायोजित कर देना है, एडजस्ट कर देना है, तो वो होता है अधिगम। क्लियर है? देखिए आप इनकी ना मीनिंग क्लियर रखना, ठीक है। जरूरी नहीं है ये सब पढ़ना कि आपको याद करनी है, ये सारी चीजें, ये याद करने वाली चीजें नहीं है। इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि अध्यापन है क्या, अधिगम है क्या, ठीक है। जहाँ लर्न वाला होगा मैं बोलूंगी उसको, हाँ, लेकिन ये 6 जो कंपोनेंट्स हैं सीक्वेंस वाइज ये याद होने चाहिए, अंदर का जो मटेरियल है वो समझ लेना है अच्छे से। अध्यापक कौन होते हैं? प्रक्रिया निर्देशित करने वाले व्यक्ति। जो प्रक्रिया, जो अध्यापन यानी जो टीचिंग चल रही है उसको जो निर्देशित करते हैं, जो डायरेक्ट करते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो जो व्यक्ति होते हैं उनको अध्यापक कहा जाता है। नंबर 2 इसका पॉइंट है, छात्रों में सीखने की प्रक्रिया को उद्दीप्त करना, यानी स्टिमुलेट कर देना, उनके अंदर वो इंटरेस्ट पैदा कर देना। ये काम किसका होता है बताएंगे? टीचर का। टीचर का होता है, अध्यापक का होता है, अपने नेतृत्व में, यानी वो अपने सामने उन चीजों को लीड करते हैं, और व्यक्तियों के अनुभव अलग अलग जो उनके एक्सपीरियंस रहे हैं गठित होता है, मतलब बिल्ड करना, उस चीजों को उनके सामने प्रस्तुत करना और निर्देशित करना, इंस्ट्रक्ट करना, ये काम होता है अध्यापक का। और सबसे बेस्ट जो पॉइंट है, छात्र में जो कुछ भी उत्तम है, देखिए ऐसा हमारे एक सर ने हमें सिखाया था, जो साइकोलॉजी के टीचर थे, टीचिंग मेथड भी उन्होंने पढ़ाया था, कि हर किसी के अंदर, आप सब भी जानते हैं कि हर किसी के अंदर ना एक नेचुरली कोई ना कोई टैलेंट होता है, कुछ भी हो सकता है वो। किसी के अंदर जो खुद से उन्होंने कभी सीखा नहीं होता, उनको बहुत अच्छा डांस आता है, किसी को सिंगिंग आती है, ऐसा होता है या नहीं? होता है मैम। होता है। हाँ, होता किसी है को मैम। कुकिंग, मतलब वो करते नहीं, उस फील्ड में वो गए नहीं शायद, लेकिन उनको मतलब कुकिंग अच्छी आती है, किसी की ड्राइंग बहुत, आर्ट बहुत अच्छी है, किसी को स्टिचिंग बहुत अच्छी आती है, कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा होता है, कोई टीचर बहुत अच्छे होते हैं। तो होता क्या है कि जब आपके अंदर देवीय, मतलब भगवान के द्वारा दी हुई या पिछले संस्कार से कुछ ऐसा आपके अंदर होता है
कि अगर आप उस पे काम करते हो ना तो आप जल्दी उन चीजों को, आपके अंदर वो रिफ्लेक्ट होती हैं, आप जल्दी सक्सेस होते हो उस फील्ड में। तो वैसे ही क्या है कि जो अध्यापक होते हैं, छात्र में जो कुछ भी उत्तम होता है, एक स्टूडेंट में जो कुछ भी बेस्ट है, उसको उजागर कर देना, उसको पहचान लेना, उसको वो रियलाइज हो जाए वो स्टूडेंट को कि ऐसे बोलते हैं ना कि क्लास में एक पढ़ने वाला बच्चा होता है, एक ना पढ़ने वाला बच्चा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो ना पढ़ने वाला बच्चा स्टडी में अच्छा नहीं है तो वो और कुछ नहीं कर सकता। वो कर सकता है ना कुछ और चीज भी, राइट और रॉन्ग? कर सकते जी हैं। मैम, राइट कर मैम, सकता है। राइट मैम। जी, क्योंकि क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि अब योग आप पढ़ रहे हो, दो तरीके के स्टूडेंट इसमें निकलते हैं। एक जो प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे होते हैं, जिनके आसनास बहुत अच्छे होते हैं, जो कि कंपटीशन खेलते हैं। एक होते हैं कि थियोरेटिकल में अच्छे होते हैं। एक होता है कि दोनों बैलेंस होता है उनका। तो क्या है कि जो भी उसमें बेस्ट है उसको निकाल देना, उसको उजागर कर देना, किसका काम होता है? टीचर का। टीचर का या अध्यापक का। क्लियर है? हाँ मैम। ओके जी, नेक्स्ट है। मैम ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसका इंग्लिश में क्या है हेडिंग? कौन सा टॉपिक? ये अभी जो पढ़ रहे हैं जिसके 6 टीचिंग मेथड्स, मीनिंग मेथड। अच्छा, एंड यस एरिया, मैम। एरिया ऑफ टीचिंग, ओके ठीक मैम। है जी। छात्र, ठीक है, छात्र स्टूडेंट कौन होता है? कार्य द्वारा अपने आप को समायोजित करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अपने आप को उस सिचुएशन में वो एडजस्ट करते हैं। अध्यापक द्वारा गठित और निर्देशित मार्गदर्शित नई स्थिति में समायोजित करने के इच्छुक होता है। मतलब वो इंटरेस्टेड भी होने चाहिए। जो नई स्थिति उत्पन्न हुई है आपके सामने, अब आपके साथ ऐसा है कि 4-5 सब्जेक्ट की क्लास है, तो इंटरेस्टेड बच्चे होते हैं, कोई योग बीज में क्लास, ज्यादा योग बीज वाली क्लास देना पसंद करेंगे। कुछ इच्छुक होते हैं कि उनको नहीं भी आता है फिर भी वो इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं, एनाटॉमी की क्लास उनको लेनी है, चाहे उन्होंने पढ़ा नहीं हो, कि कुछ तो समझ आएगा। चाहे 1% आए, 10% आए, हो सकता है वो गुरुकुल पद्धति से रहे हो, मीन्स वो गुरुकुल से निकले हो, संस्कृत के स्टूडेंट्स हों, बट फिर भी वो करते हैं ज्वाइन, तो वो इच्छुक होते हैं नई परिस्थिति में खुद को समायोजित करने के लिए, वो छात्र होते हैं। विषय, क्रिया या विधियां, यानी जो सब्जेक्ट है, जो टेक्निक्स यूज की जा रही है, जो विधि यूज की जा रही है, उसका क्या रोल होता है? सीखने की विषय वस्तु। अब ऐसा है ना कि टीचर को कुछ तो कंटेंट देना पड़ेगा आपको। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ टीचिंग मेथड्स, कुछ तो चैप्टर्स आपके सामने रखने पड़ेंगे ना, कि जिससे आप जो उसको पढ़ेंगे और सीखेंगे। नेक्स्ट है अध्यापक द्वारा प्रयुक्त वे प्रविधियां, यानी वो टेक्नोलॉजी, कार्य विधियां। कार्य विधियां होता है आपका कि कार्य करने का तरीका या ढंग, जिनके माध्यम से अध्यापक और छात्र के बीच आदान प्रदान होता है। मतलब कोई ऐसी टेक्निक होती है, वो विधियां होती हैं, या वो कंटेंट होता है। अब हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, अध्ययन जो अधिगम है, अध्यापक है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो हमारे बीच आदान प्रदान होगा ना, मैं आपसे कुछ पूछूंगी, आप मुझसे कुछ पूछोगे, हो रहा है ना आदान प्रदान? जी मैम। हाँ, तो ये काम किसका है? विधियों का, ठीक है। जो सब्जेक्ट होता है उसके माध्यम से ये चीजें होती हैं। क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें कोई टॉपिक चाहिए। आप किसी अपनी दोस्त से बात करोगे तो किसी टॉपिक से रिलेटेड करोगे ना, कुछ तो शुरुआत करोगे, ऐसा ही होता है जी मैम। यस। जी। तो उससे क्या होता है कि जो आपके पास कंटेंट होना चाहिए, एक विषय होना चाहिए बात करने का। जब आप सामने किसी से बात करोगे तभी आप कोई टॉपिक लोगे, देन आदान प्रदान स्टार्ट होगा। पर्यावरण क्या होता है? एनवायरमेंट, जो कि कक्षा या परिस्थिति जहाँ पूरी प्रक्रिया संचालित होती है। आपने जो 6 कंपोनेंट्स पढ़े हैं, जो एक कक्षा में, जो एक जगह में संचालित होते हैं, जो किए जाते हैं, उसका कक्षा कहते हैं, और उसे ही पर्यावरण कहा गया है। यहाँ पे ये सारे के सारे कंपोनेंट्स एक ही जगह पे होते हैं, वहीं पे अधिगम होता है, अध्यापन होता है, टीचर स्टूडेंट सभी एक जगह उपस्थित होते हैं, तो उसे पर्यावरण यानी कक्षा को कहा गया है। ये 6 कंपोनेंट्स यहाँ पे आपके, ठीक है, ये एलिब्रेट कर दिए हैं। ये इतना ही है इसके बारे में। ये 2 जगह दिए हुए हैं बुक में, तो मैंने इसको एक जगह कर दिया है, तो आपको 2 जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है शिक्षा एक वृद्धि यानी ग्रोथ, विकास, डेवलपमेंट और अपने अनुभव में कुछ नए जोड़ने की प्रक्रिया है। मतलब अभी जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, जब सेकंड सेमेस्टर में आएंगे तो क्या होगा? कुछ वृद्धि होगी, यानी आपने पहले थोड़ा सीखा, थोड़ा और आप सीखेंगे,
विकास आपके माइंड का और आपकी जो भी थॉट्स है उनका और विकास होगा कि आप और सीखते जा रहे हैं और वो डेवलप होंगी। दूसरा, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, यानी आपको नए नए टीचर मिलेंगे, नए नए आपको और सब्जेक्ट मिलेंगे, तो आपके एक्सपीरियंस और ऐड होते जाएंगे। आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें ऐड होता जाएगा। तो ये 3 चीजें, वृद्धि, विकास, ये शिक्षा के अंतर्गत आया है। इसको देख लेंगे, वृद्धि, विकास और अनुभव। बोलेंगे कौन से 3 पॉइंट्स हैं शिक्षा के अंदर? वृद्धि, विकास और अनुभव। वृद्धि, विकास, हाँ, अनुभव। नए अनुभव। ठीक है, कुछ नए अनुभव इस प्रक्रिया में ऐड करते जाना। शिक्षा का मतलब ये होता है। ठीक है, यहाँ पे शिक्षा का ये मतलब लिया गया है। ये 3 पॉइंट्स हैं इसमें। शिक्षा मतलब एजुकेशन डिस्क्राइब किया है क्या यहाँ पे? जी एजुकेशन। जी जी, कि इनके अकॉर्डिंग शिक्षा है कि उसमें जो स्टूडेंट है उसमें वृद्धि होना, विकास होना और नए अनुभव उसके अंदर ऐड होना, नए एक्सपीरियंस ऐड होते जाना उनकी चीजों में। ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड न्यू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, न्यू एक्सपीरियंसेस, ये याद करना। ठीक है, 2 अवस्थाएं ये याद करने वाला है। शैक्षणिक प्रक्रिया में 2 प्रावस्थाएं यानी 2 स्टेजेस होती हैं। ये याद कर लेना। ये ना नंबर्स में दिया है तो ऐसे क्वेश्चन तो आ जाते हैं, इसको याद कर लेना। मैंने स्टार भी बनाया है, बट मैंने और भी जगह स्टार्स बनाए हुए हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे या ध्यान रखेंगे। शैक्षणिक प्रक्रिया में 2 प्रावस्थाएं होती है। कितनी होती हैं? 2 दो होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। घटक कितने पढ़े थे? कंपोनेंट्स कितने थे? 6। ठीक है, वर्ड टू वर्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रावस्था यानी स्टेजेस जो होती है वो कितनी होती है? 2। 2 ठीक है, 2 कौन सी है? फर्स्ट है अध्यापन यानी टीचिंग। कौन सी है फर्स्ट? अध्यापन यानी टीचिंग, और दूसरा है सीखना यानी लर्निंग। यानी लर्निंग। सीखना। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि मीनिंग, ऊपर जो आज का टाइटल था उसमें भी था कि जो उसका कार्य क्षेत्र है और उसका मीनिंग क्या है और विधियां क्या है। तो अभी देखते हैं अध्यापन का कार्य क्षेत्र। अध्यापन का कार्य क्षेत्र जो है, टीचिंग जो है, उसका कार्य क्षेत्र होता है अधिगम यानी सीखना। तो कैसे सीखना? अध्यापन का उद्देश्य छात्र में परिवर्तन लाना है। फर्स्ट पॉइंट, मेन पॉइंट है ये। अध्यापन का उद्देश्य क्या होता है? छात्र में परिवर्तन लाना। पढ़ा दिया, उनको याद हो गया, वो सिर्फ उसका उद्देश्य नहीं है। उनके बिहेवियर में, ठीक है, वैल्यू एजुकेशन की बात यहाँ पे हम कर सकते हैं कि उनके बिहेवियर में परिवर्तन आना। फिर है सेकेंड पॉइंट, जब तक सीखना नहीं होता तब तक अध्यापन नहीं होता। अगर लर्निंग नहीं हुई, लर्निंग मतलब उनके बिहेवियर में परिवर्तन नहीं आया, उसको उन्होंने धारण नहीं किया अपने अंदर, तो तब तक क्या नहीं मानेंगे उसको? लर्निंग। ठीक है, यानी जो अध्यापन का उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी और उनको सीखना बाकी है। अध्यापन सीखने के लिए परिस्थिति निर्मित करते हैं। जो अध्यापक हैं वो अध्यापन सीखने के लिए क्या करते हैं? एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट हैं जो अपनी कमियों को पहचान कर उनको सीखने में मदद मिलती है उसको। अध्यापन एक विज्ञान है। क्वेश्चन आ सकते हैं कि अध्यापन एक विज्ञान है या नहीं, तो क्या है या नहीं? अध्यापन ये एक भी आ विज्ञान सकता और कला दोनों है। हाँ, ये भी आ सकता है कि जो अध्यापन है वो विज्ञान है, कला है, सिर्फ विज्ञान है, या दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना, कैसे भी क्वेश्चन बन जाता है। और ज्यादा ऑप्शन वाले तो बहुत देते हैं कि एक ही आपको एक क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, अब आपको चारों ही ठीक लगेंगे। बड़ा अगर आपने नहीं पढ़ा तो तब मुश्किल हो जाता है पहचानना। क्वेश्चन इजी होगा बट लगेंगे मतलब कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, अब कौन सा चूज करें? 1 या 2 पूछेंगे कि या सिर्फ 1 सही है या सिर्फ विज्ञान है, तो ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं बस। अगर एग्जैक्ट पता होगा तो आप कर देंगे। तो अध्यापन क्या है? एक विज्ञान है और कला भी है। ठीक है, और जो समग्र अध्यापन है, जो टोटल जो टीचिंग की बात करते हैं, वो अधिगम की शैक्षणिक प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण जो मतलब टीचिंग है, और लर्निंग की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो सिर्फ स्टूडेंट सेंटर होती है। ठीक है, उसका पूरा जो प्रोसेस होता है वो किस पर बेस्ड होता है? स्टूडेंट पर। सिखाना किसको है? लर्निंग किसकी होनी है यहाँ पे? क्या टीचर की लर्निंग होनी है?
स्टूडेंट की स्टूडेंट की लर्निंग होनी है। हाँ, तो बस समझना है, ठीक है, जरूरी नहीं है रटा लगाना, तो रटाफिकेशन नहीं, आप समझेंगे तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। समग्र अध्यापन पूरी तरह जो टीचिंग है वो स्टूडेंट बेस्ड होती है, स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अध्यापन विधियां हैं, अभी नेक्स्ट हम आ गए हैं, ठीक है, आगे अब ये अध्यापन विधियां यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यानी जो टीचिंग मेथड्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए जो टीचिंग मेथड्स मैं आगे पढ़ाऊंगी ना, अलग से कोई बुक में नंबर मेंशन नहीं है, मैंने लिख दिया है, बट जो मेन दो बताए हैं इन्होंने कैटेगरी, वो ये दो कैटेगरी बताई है बस टीचिंग मेथड्स की। इसके मुख्यतः दो वर्ग हैं, मतलब दो पार्ट में बस डिवाइड किया गया है अध्यापन विधियां को। एक तो निर्देशन विधियां, निर्देशन विधियां वो होती हैं जो इंस्ट्रक्ट की जाती है ना, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं दिन में। और वो कौन सी विधियां होती हैं, वो कब यूज की जाती हैं, कक्षा में सैद्धांतिक विषयों को पढ़ाने में, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं ना उनको पढ़ाने में कौन सी विधि यूज होती है, निर्देशन विधि। निर्देशन विधि, जो इंस्ट्रक्शन जो मेथड होता है उसका यूज किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि कक्षा में कौन सा सब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं ये सैद्धांतिक विषयों के लिए यूज होते हैं। अब नेक्स्ट है, किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लेंगे। नीरज जी आप म्यूट कर दीजिए। व्यवहारिक कौशल, नीरज जी या प्रेरणा जी जो भी हैं देख लेंगे। व्यवहारिक कौशल होता है मतलब कि उसको शारीरिक क्रियाएं भी बोलते हैं, यानी जो फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं। फर्स्ट हो गई निर्देशन, सेकंड है व्यवहारिक कौशल, व्यवहार में आने वाली या शारीरिक क्रियाएं या फिजिकल एक्टिविटीज जो होती हैं उनका यूज होता है क्रीड़ा क्षेत्र में, यानी जो गेम्स होते हैं या व्यायामशाला होती हैं, या जो व्यायाम मतलब इसमें लिया गया है जो प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, तो उसके लिए वर्ड लिया है उन्होंने व्यवहारिक कौशल या शारीरिक क्रियाएं, दोनों एक ही होगा, फिजिकल एक्टिविटीज होती है। तो यहाँ पे जो टीचिंग मेथड्स माने हैं वो दो प्रकार के माने हैं, याद रखेंगे इसको, निर्देशन विधियां और व्यवहारिक कौशल। व्यवहारिक कौशल में आपका आ जाता है कि अगर इंग्लिश में हम बोल दें इसको तो जो वेल बिहेव्ड होती है, ठीक है, व्यवहार में जो आनी चाहिए, टेक्टफुल होती हैं उनको लेकर, और निर्देशन तो इंस्ट्रक्शन से लिया गया है। बताएंगे कितनी विधियां बताई गई हैं अध्यापन की, वो दो आधार पे बताई गई है। देखो एक तो सैद्धांतिक और एक प्रयोगात्मक, ठीक है, उन दो के हिसाब से कैटेगराइज किया है अभी, कि जो सैद्धांतिक होंगी, जो थ्योरेटिकल होंगी तो निर्देशन विधि के अंतर्गत आएंगी, और जो व्यवहारिक होंगी वो आपका प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल जो सेशन है उसके आधार पर है। समझ आ गया ये? ये Yes, एग्जैक्ट जी? क्या लिखेंगे हम? व्यवहारिक कौशल मतलब फिजिकल व्यवहारिक क्वेश्चन, हाँ, जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, जो योगासन का सुबह सुबह अभ्यास करते हैं मॉर्निंग वाली क्लास में, सबसे फर्स्ट पीरियड जो प्रैक्टिस कराई जाती है, आसनास प्राणायाम, ठीक है। ओके। और यहाँ इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड फिजिकल एक्टिविटीज ऐसे लिखे दो। जी जी, इंस्ट्रक्शन है और फिजिकल एक्टिविटीज जो कि आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से लिया गया है, और ऊपर वाला थ्योरेटिकल से। ओके। बस दो कैटेगरी में बांटा गया अभी इसको। जो कक्षा की अगर हम बात करें क्लासरूम में, मैं एक बार ना थोड़ा सा मैं बुक से आपको बता देती हूँ, उसमें मैंने मेन लिखा है क्योंकि कुछ चीजें बुक से बता दूंगी तो और समझ में आ जाएंगे। एक मिनट देना बस। विजिबल है स्क्रीन? जी मैम। यस। Yes, ma'am. हाँ देखिए, देखिए यहाँ पे भी एक बार देख लीजिए, मैंने अध्यापन का जो कार्य क्षेत्र बताया था, इसमें क्या होता है कि अध्यापन का उद्देश्य छात्र में परिवर्तन लाना है, ये मैंने बताया आपको, और जब तक सीखना नहीं होता, जब तक अध्यापन नहीं होता, ये मस्ट है इसमें। अध्यापक केवल सीखने के लिए परिस्थिति निर्मित करते हैं और उसमें छात्र के क्रियाकलापों को प्रोत्साहित और निर्देशित करते हैं।
मतलब छात्र जो भी परफॉर्म कर रहे हैं उनको क्या करते हैं, उनको उत्साहित करना है, उनको निर्देशित करना है और प्रोत्साहित यानी मोटिवेट करना है उस कार्य के लिए। वो एक अध्यापक का काम होता है। लेकिन जो प्रत्येक छात्र को ना स्वयं सीखना होता है, तो अध्यापक का जो काम होता है सिर्फ एक एनवायरनमेंट देना है। अध्यापक जो होते हैं छात्र को सीखने की परिस्थिति में लाने का कार्य करते हैं और सीखने की प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाते हैं, उनके एबिलिटीज को बस इम्प्रूव करते हैं कि वो उसको और अच्छे से सीख सके। अध्यापन एक कला है, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसमें किसी एक सूत्र में समेटा नहीं जा सकता, कि कोई एक ऐसा सूत्र नहीं है कि उसको डिस्क्राइब किया जा सके, इसलिए ये एक आर्ट है और हर किसी के अंदर ये अलग अलग है। कोई टीचर अपनी अलग अलग एबिलिटीज के अकॉर्डिंग बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो इसकी एक फिक्स डेफिनेशन देना मुश्किल है। एक कला के रूप में अध्यापन में छात्र को प्रभावित करने वाले कारकों और सीखने के पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता आवश्यक है, जिसे आवश्यकता अनुसार संपरिवर्तित करना चाहिए। मीन्स जो अध्यापक है उनको क्या करना है कि जब बच्चे को सिखाना है तो जरूरी नहीं है कि एक ही चीज को बार बार बताना है उसको। अगर उनको समझ नहीं आती, स्वपरिवर्तन होता है संपरिवर्तन, कि उसको बार बार बदल बदल के उसमें थोड़ा मॉडिफाई करके उसको समझाने की कोशिश करें, कि जिससे उनकी लर्निंग की एबिलिटीज बढ़े और वो सीख सके। बस आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये इसके बारे में बता रही थी आपको। कक्षागत विधियां, यहाँ पे 2 प्रकार के ऊपर विधि तो बता दी मैंने आपको, कि उन 2 वर्ग बताए गए हैं, जो कि निर्देशन विधि है और व्यवहारिक कौशल है। जो कि ये वाला थियोरेटिकल है, सैद्धांतिक, ये प्रैक्टिकल है आपका। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत सारी और 7 तरह की विधियां बताई गई हैं, लेकिन उनको अलग से बताया गया है फिर से। अब कक्षागत यानी जब एक कक्षा क्लासरूम होती है, ये 2 विधि तो ठीक है, उन्होंने मेन बता दिया, लेकिन क्लासरूम में और भी विधियां प्रयोग की जाती हैं, जैसे व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि पता है किसी को क्या होती है? व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड। ठीक है, बहुत बढ़िया। सस्वर पाठ यानी रेसिटेशन करते हैं। प्रायोजना, प्रायोजना में आपका होता है कि प्रोजेक्ट दे दिया, प्रोजेक्ट के माध्यम से चीजों को करना। या फिर प्रयोगशाला, प्रयोगशाला में होता है कि एक्सपेरिमेंटल या लेबोरेटरी जो टेस्ट होते हैं। अभिनय विधि, अभिनय विधि होती है कि किसी नाटक के माध्यम से, प्ले के माध्यम से चीजों को समझा देना। या समूह चर्चा विधि, तो इसमें ये भी आ सकता है कि कक्षागत यानी जो कक्षा में जो अलग अलग विधियां यूज की जाती है, मेथड्स यूज किए जाते हैं, उनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये देख लेंगे। व्याख्यान है, रेसिटेशन है, प्रायोजना है, प्रयोगशाला, अभिनय और समूह चर्चा आदि नाम है। दूसरा हम बात करें, कौशल या शारीरिक क्रियाओं को सिखाने की विधियों का ठीक प्रकार से वर्गीकरण नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल के लिए कोई स्पेशल कोई ऐसा नाम नहीं बताया गया है, कि उसका कोई कैटेगराइज नहीं किया गया है। बस उनको बता दिया कि व्यवहारिक कौशल में या शारीरिक क्रियाओं द्वारा जो चीजें की जाती है वो प्रैक्टिकल होती हैं। उसकी कोई ज्यादा विधि नहीं है। आपने सुना है, देखो थियोरेटिकल सीखने के लिए तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, प्रैक्टिकल के लिए बस एक डेमोन्स्ट्रेशन आ जाता है, उससे ज्यादा कुछ और होता नहीं है उसमें। बस ये या तो इंस्ट्रक्शन दे दिया, आप परफॉर्म कर लो, तो इसको वर्गीकरण ज्यादा दिया नहीं है यहाँ पे। कक्षा की परिस्थिति में प्रयुक्त प्रत्येक विधि होती है, शारीरिक कौशल और क्रियाएं सीखने के अनेक मार्ग हैं। जब कक्षा में हम होते हैं तो बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, सीखने के बहुत अलग अलग मार्ग होते हैं, लेकिन क्या होता है ना, उनको हम सीधा सीधा प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि बोला है कि जो टीचिंग है वो एक साइंस है, जो कि प्रूव्ड है साइंटिफिक, उन्हीं को ही प्रयोग में लाया जाता है। बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं, लेकिन हम उनको नहीं ला सकते, इनफॉर्मल चीजें हम ऐड नहीं कर सकते, जो फॉर्मल होंगी उन्हीं की तरीके से सिखाना है क्लासरूम में। यहाँ तक कि कक्षागत अध्यापन में भी कोई एक विधि या प्रकार सभी कक्षागत परिस्थितियों के लिए सर्वोत्तम नहीं होता। और दूसरा एक चीज और है कि एक ही तरह की विधि हमेशा जरूरी नहीं है कि वो काम करे, उसको बदलना पड़ता है, बार बार चेंज करना पड़ता है उसको, तो तभी क्या होता है, उसके रिजल्ट आते हैं। अगर एक ही चीज को बार बार सेम तरीके से कराएंगे तो हो सकता है वो उतना इफेक्टिव ना हो। यौगिक अभ्यासों को सिखाने की विधि, जो यौगिक अभ्यास सिखाए जाते हैं, यानी हमारा जो
हम बात करें आसनास प्राणायाम, तो वो किससे मिलते हैं? शारीरिक क्रियाओं से। शारीरिक क्रियाएं जैसे व्यायाम हो गया या गेम्स कराते हैं तो उनसे मिलते हैं। कंपैरिजन टू सैद्धांतिक विषय, आप बताएं कि आपका जो योगाभ्यास है वो गेम से मिलेगा या थ्योरेटिकल चीजों से जाके मिलेगा? उसकी जो टेक्निक्स होंगी थोड़ी गेम से। गेम से, यानी फिजिकल एजुकेशन की क्लास देके और अगर योगासन की देखे तो सेम मिलेंगी, क्योंकि टेक्निक सेम मिलेगी। वहां पे भी मसल्स का ज्ञान दिया जाएगा, टेक्निक क्या होती है, कैसे आना है, कैसे जाना है, तो ये इससे मैच करेगा कंपैरिजन टू सैद्धांतिक। बस इसमें इतना ही दिया गया था, बाकी हम फिर वापस अपने नोट्स पे आ जाते हैं, वहां से पढ़ेंगे। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा के लिए बताया है। ये क्वेश्चन आया था इस बार इस वाले चैप्टर में से। अब एक आगे में से आया था, वो बताऊंगी जब पढ़ाऊंगी उसको। क्योंकि जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं ना तो बार बार एक चीज सामने आती है कि जो अभी का जो स्टडी है वो स्टूडेंट बेस्ड है, ठीक है। और जो पहली स्टडी थी यानी जो प्राचीन थी वो किस पर आधारित थी? टीचर सेंटर। हाँ, टीचर सेंटर थी। और अभी कौन सी है? स्टूडेंट सेंटर्ड है, ठीक है। स्टूडेंट सेंटर। तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछा कि पारंपरिक, एक सेकेंड, जो पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के दो ढंग हैं, ठीक है। वहां पे पूछा था कि जो प्राचीन या पारंपरिक, मैं अभी लाइन भूल गई हूँ क्या लिखा था एग्जैक्ट, कि सफल अध्यापन के कौन से तरीके हैं। तो उन्होंने चार ऑप्शन दिए थे और वो चारों ही बहुत ज्यादा मतलब मैच कर रहे थे। तो उसमें से चूज करना था कोई भी दो, कि अध्यापक केंद्रित है, छात्र केंद्रित है, या दो और ऑप्शन थे वो है। तो आप ना इसको एज इट इज याद कर लो कि उसके दो तरीके हैं। पारंपरिक पूछा है क्योंकि इस बुक से है सेम, तो उसमें हम दिमाग अगर लगा देंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से तो गलत हो जाएगा। इस वजह से मेरा गलत हुआ था कि मैंने वो दिमाग में रख लिया कि टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा था कि स्टूडेंट सेंटर्ड है, और यहाँ पे तो स्टूडेंट प्राचीन में दोनों दे दिया, तो ठीक कैसे हो सकता है। तो मैंने छात्र को मैंने प्रेफरेंस दिया ही नहीं, मैंने अध्यापक को तो प्रेफरेंस दिया, लेकिन छात्र में मैं जाके कंफ्यूज हो गई। लेकिन जो पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के दो तरीके हैं इस बुक के अकॉर्डिंग, वो दोनों है अध्यापक और छात्र। क्लियर है? हाँ, एक याद बार रखो। और यस मैम। जी, एक बार और बता दीजिए मैम, समझ में हाँ नहीं हाँ, ठीक है, बता देती हूँ। पारंपरिक मतलब जो पुराना गुरुकुल टाइम की अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा, इसमें दो चीजों की बात होगी कि एक जो पुरानी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी और एक जो अभी चल रही है जो कि आधुनिक है, मॉडर्न है। तो पारंपरिक की बात की है तो पारंपरिक रूप से पहली बात तो आप इसको याद ही कर लेंगे, क्योंकि ये दिया हुआ है ऐसी नंबर्स के साथ दो ढंग, जहाँ पे मैंने बोला 6 कंपोनेंट, दो प्रावस्थाएं, दो विधियां, दो एजुकेशन की जो तरीके हैं, टाइप्स हैं। तो ये सारी चीजें तो आपको याद ही रखनी है, इनको तो ना भूलने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हुए हैं और आए भी हैं। नंबर 6 से भी पहले 2020 में भी आया था एक, उसमें नंबर 6 उसका आंसर था, तो शायद कंपोनेंट्स ही पूछे थे उन्होंने। तो ये जो इसमें पूछा है कि पारंपरिक यानी जो पुरानी रूप से सफल अध्यापन था, सफल होता है जो सक्सेस था अध्यापन का, टीचिंग का तरीका, उसमें क्या होता है बच्चों की लर्निंग अच्छे से होती थी। तो वो कौन से दो तरीके हैं? किसी का माइक अनम्यूट है तो प्लीज म्यूट कर लेंगे। जो सफल अध्यापन था यानी टीचिंग थी, पहले ही बता दिया टीचिंग का उद्देश्य होता है लर्निंग। तो बच्चों की लर्निंग, स्टूडेंट लर्निंग किससे ज्यादा होगी? तो अध्यापक केंद्रित, यानी जो टीचर है अपना लेक्चर देंगे, बच्चे उसे सुनेंगे। या दूसरा आ जाता है छात्र केंद्रित, कि जिसमें स्टूडेंट भी इन्वॉल्व होंगे। तो ये दोनों ही तरीकों से क्या होता है, अध्यापन क्या होता था, पारंपरिक रूप से भी अच्छा होता था, सफल होता था। क्लियर है? यस मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन, ये मैं इसलिए फोकस किया इस पे ज्यादा क्योंकि ये आया हुआ है तो रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, गलत नहीं होना चाहिए आगे आगे। प्राचीन समय में अध्यापक केंद्रित पद्धति योग की भी मुख्य विधि थी। अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है आपका कि प्राचीन समय में जो योग की मुख्य विधि कौन सी थी? कौन सी थी?
अध्यापक केंद्रित। अध्यापक केंद्रित यानी टीचर सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट को नहीं लाना, बस ये चीजें ना याद रखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन ऐसे आपको ये चीजों को जरूरी है कि आप इनको याद रखो, जहाँ पे एक एक स्टेटमेंट में चीजें बताई गई हैं। तो अध्यापक केंद्रित योग की भी पद्धति, योग की मुख्य विधि, यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर नहीं बताया इसको, कि एक तरफा जो टीचर थे वही सिखाते थे, अब बच्चे उसको अपना मतलब अपने व्यूज नहीं डालते थे, बस उनसे वो सीखते थे चीजें। आधुनिक समय में क्या है कि वैज्ञानिक विचारधारा पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अब देखो आधुनिक समय में कौन सी टेक्निक यूज करने लगे हैं, छात्र केंद्रित, ठीक है, जो हमारी स्टूडेंट सेंटर्ड माना जाता है। लेकिन अगर बात करेंगे कि प्राचीन में योग विधि किस पद्धति पर आधारित थी, तो वो थी अध्यापक पर, अध्यापक केंद्रित। अध्यापन विधियां, जो टीचिंग मेथड्स हैं, निर्धारित लक्ष्य यानी जो एम होता है, और अपेक्षित परिणाम यानी जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है ना, उससे मेल खाने वाली होनी चाहिए। मतलब आपको वो टीचिंग मेथड्स यूज करना है, वो विधि यूज करनी है पढ़ाने के लिए। क्या देखते हुए यूज करना है, दो चीजें, एक तो आपका लक्ष्य क्या है, आप स्टूडेंट्स को उनका आपका एम क्या है कि वो क्या सीखे, दूसरा कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है कि उसका परिणाम क्या हो। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आपको क्या चूज करना है, अध्यापन विधि। अध्यापन विधि यानी टीचिंग का मेथड आप वही चूज करेंगे जिससे ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होते हो। कौन कौन सा क्राइटेरिया आ जाएगा, निर्धारित लक्ष्य और अपेक्षित परिणाम। हाँ, मतलब जो लक्ष्य, जो एम है, और अपेक्षित परिणाम यानी जो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, उसको देखते हुए, इन दो चीजों को देखते हुए आपको टीचिंग की जो विधि है वो यूज करनी है, वो मेथड आपको चूज करना है। ये दो चीजें ध्यान रखना है। विधि का हेतु, जो आप विधि चूज करते हैं, जो विधि आपने जिस भी मेथड से आप पढ़ा रहे हैं, आगे आप देखोगे मेथड्स बताए गए हैं 7, तो उनके अकॉर्डिंग आप जो भी मेथड चूज कर रहे हो उसका हेतु क्या, उसका कारण क्या होना चाहिए। छात्र में सीखने को जन्म देना, यानी जो भी आप टीचिंग मेथड लें उससे बच्चा क्या करे सॉरी, उसकी लर्निंग हो, और छात्र की सीखने की क्षमता, उसकी एबिलिटी भी इम्प्रूव हो, उसकी कैपेसिटी बढ़े। देखिए ये ना वहां पे था, फिर से मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो बताया गया था, अध्यापन विधियों के दो वर्ग जी। मैम अभी वो आपने स्लाइड बताई थी ना, वो दोबारा बताना। अभी बता रही हूँ, बता देना मुझे कौन सी वाली, ठीक है। मैं वापस एक चीज बता रही हूँ, उसको ध्यान रखना, 1 मिनट देना। आवाज आ रही है मेरी आपको? यस मैम। ठीक है, जो अध्यापन विधियां हैं यहाँ पे बताया था, इसके दो वर्ग, ठीक है। अभी अब जब नेक्स्ट देखेंगे तो वो है 7 मूलभूत, उसकी अलग विधियां बताई हैं, तो मैं बता रही हूँ, तो डिफरेंस कर लेना आप इसका। क्या बोल रहे थे आप, किसी ने क्वेश्चन पूछा था। जी मैम, इससे पहली जो स्लाइड आपने दिखाई थी, यही वाली ये अध्यापन हाँ विधि वाली? हाँ, ये इसमें ना छात्र में सीखने को जन्म देना, सीखने की इच्छा को जन्म देना ना। हाँ वही, इसमें यही लाइन लिखी थी, तो उससे आप समझेंगे कि जो विधि आप चूज करेंगे उसमें क्या होना चाहिए, कि जो छात्र सीखने के लिए, जो उनके अंदर जो जिज्ञासा है उसका जन्म होना, कि वो सीखना चाहे उन चीजों को, तो ऐसी विधि चूज करनी है। जो कि हमने यहाँ पे देखा था कि हमारा लक्ष्य है और परिणाम है, उसको देखते हुए, और छात्रों की जो सीखने की क्षमता है उसको बढ़ाए, ठीक है, वो एबिलिटी को स्टूडेंट की वो इम्प्रूव करे। क्लियर है? जी मैम। ओके जी। अभी है अध्यापन की 7 मूलभूत विधियां, जो कि बेसिक जो विधियां हैं जिनको हम स्टूडेंट को पढ़ाने में मेनली यूज करते हैं, तो उनके बारे में आप देख लीजिए। फर्स्ट, पहले मैं इनको देख लेंगे आप। व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि का पता है कौन सी विधि होती है?
लेक्चर मेथड। लेक्चर। निर्देशन अनुक्रिया विधि। देखिए, निर्देशन का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देना और अनुक्रिया का मतलब होता है रिस्पॉन्स करना, कि जब टीचर इंस्ट्रक्शन दे तो बच्चे क्या करें, उसका रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स करें। ठीक है, रिस्पॉन्स। हाँ, वो होता है निर्देशन अनुक्रिया विधि। नेक्स्ट है व्यक्तिगत निर्देशन विधि। व्यक्तिगत का मतलब क्या समझते हैं आप? इंडिविजुअल। ठीक है, किसी स्टूडेंट को निर्देश। गाइडेंस मैम या इंडिविजुअल? इंडिविजुअल जो होता है निर्देश करना। ठीक है, देखिए मैम एक यहाँ बार पे, सेकंड वाले का वापस बोलिए ना, मैं हाँ हाँ बता रही हूँ। ठीक है, निर्देशन अनुक्रिया विधि। निर्देशन मतलब इंस्ट्रक्शन देना। इंस्ट्रक्शन देना किसको? स्टूडेंट्स को। इसमें ना कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि किसको देना है। ठीक है, आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, कितने भी हो सकते हैं स्टूडेंट, 50, 100, 200 जो भी होंगे, और साथ में वो बच्चे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। तो ये है सेकेंड वाला। थर्ड में बोला है व्यक्तिगत निर्देशन, यानी इंडिविजुअल निर्देश देना, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्ट करना। अब इसको अंदर भी हम और डीपली पढ़ेंगे, अभी बस नाम देखते जाएं। समूह चर्चा विधि का मतलब क्या होता है, ये तो सबको पता होगा। ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन। डिस्कशन। जी। मैम निर्देशित- अनुक्रिया का मतलब क्या होता है? अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स। ओके मैम, थैंक यू। जी। निर्देशित अभ्यास विधि। निर्देशित मतलब इंस्ट्रक्ट करते हो, आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो और साथ में बच्चे क्या कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, स्टूडेंट्स उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। परियोजना विधि। परियोजना विधि होता है जिसमें हम प्रोजेक्ट असाइनमेंट देते हैं। और प्रदर्शन विधि होती है, प्रदर्शन से क्या समझते हैं बताएंगे? मैम कोई चीज़ दिखा करके उसको समझाया जाए। डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन। नाम से क्लियर हुआ ये सारा? इनका नाम क्लियर है? यस मैम, यस मैम। ठीक है, अभी नेक्स्ट अब व्याख्यान विधि को देख लेंगे। अब इनकी लिमिटेशंस आएंगी और किसमें क्या खास बात है और क्या किसकी लिमिटेशंस है वो आपको देखनी है। कि अभी बात हुई थी लास्ट टाइम, अभी जब लास्ट स्लाइड में, कि जो विधियां हैं वो चूज करनी है हमें स्टूडेंट की लर्निंग को देखते हुए, कि किस बच्चे को कैसे सिखाना है, कैसे उनकी जो एबिलिटीज है उसको इम्प्रूव करना है। तो उसके आधार पर हम जो टेक्निक है, जो विधियां हैं वो चूज करते हैं। फर्स्ट व्याख्यान विधि है। अभी अब ये मुझे ये बताइए, आप जो पीछे हमने पढ़ा वो समझ में आया आपको? जी मैम। जी, अच्छा जी। तो एक मिनट, थोड़ा सा टेस्ट लूं मैं, पहले मैं पूछ लेती हूँ। मुझे बताइए जो अध्यापन है उसके कितने कंपोनेंट्स हैं? 6। कितने? 6। 6। एक को ही पता है, बाकी किसी को नहीं पता? कितने कंपोनेंट्स हैं, सभी बताएंगे? मैम मैंने थोड़ा लेट में ज्वाइन किया था ना। कोई बात मैम, नहीं, जिनको 7 पता है वो बताएं। 6 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे कि जो शैक्षणिक प्रक्रिया है, जो टीचिंग है, उसकी जो पूरी प्रक्रिया है या सीखने की, जो शैक्षणिक से मतलब है एकेडमिक, ठीक है, जो लर्निंग करते हैं हम कंप्लीट, तो उसकी जो अवस्थाएं हैं वो कितनी हैं? 2। ठीक है, 2 अवस्थाएं हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अभी नेक्स्ट आप मुझे बताइए जो पारंपरिक है, ठीक है, जो एंशिएंट टाइम से जो अगर सफल अध्यापन के तरीके थे वो कितने थे? 2। कौन कौन से? टीचर सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक। टीचर student ट्रेनिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और जो अध्यापन विधियां हैं जो 2 वर्ग में, 2 टाइप्स में, वो मुख्यतः, ठीक है, मेनली बात की गई है, मेनली वो कितने टाइप्स में डिवाइड है? 2 मैम। और वो किस किस आधार पे हैं दोनों डिवाइड? इसके अंदर थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल। जी, एक थ्योरेटिकल है और एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, दोनों के उनका व्यवहारिक रूप से अलग अलग उनको कर दिया है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। इतना अगर आया है इतनी देर पढ़ते हुए तो काफी है। याद तो कंप्लीट होने से रहा इतनी जल्दी, पर कुछ तो समझ आना चाहिए। अभी आगे बढ़ते हैं फिर। माइक म्यूट कर लेंगे, किसी का माइक अनम्यूट है। व्याख्यान विधि औपचारिक अध्ययन की सबसे प्राचीन विधि। औपचारिक होता है फॉर्मल, यानी सबसे प्राचीन। अगर क्वेश्चन आए सबसे प्राचीन विधि कौन सी है,
व्याख्यान विधि, समूह चर्चा विधि, प्रदर्शन विधि, परियोजना विधि। तो क्या चूज करेंगे? व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि सबसे पुरानी। ठीक है। नेक्स्ट है विस्तृत क्षेत्रों में से किसी विशिष्ट सूचनाओं को उपयोगार्थ अलग नई सूचनाएं प्रस्तुत करने, प्राप्त सूचनाओं को संश्लेषण में उपयोगी है। मतलब अलग अलग जगह से अलग अलग नॉलेज को इकट्ठा किया, फिर उसको प्रस्तुत करना। इसमें क्या होता है? व्याख्यान विधि, कि बहुत सारी जगहों की जानकारी इकट्ठी करी अलग अलग जगह से, उसको स्टूडेंट के सामने उनको रख दिया, सभी को मिक्स करके। तो ये व्याख्यान विधि में आता है। और ये विधि किसके लिए अच्छी होती है? ठीक है, इसमें ना देखो, ये बुक में ना ये गलत लिखा होगा, ये मिसप्रिंट है, मैं बताऊंगी क्या गलत है। विधि, ये वाली जो विधि है, कौन सी? व्याख्यान विधि। परिपक्व होता है मतलब जो समझदार, ठीक है, इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट होते हैं, छात्रों के लिए अधिक उपयोगी होती है। किसके लिए ज्यादा उपयोगी है ये? छात्रों के लिए। परिपक्व या समझदार छात्रों के लिए। ठीक है। और जिनका श्रवण संवेदन ऊंचा है, जो श्रवण संवेदन होता है वो ऑडिटरी सेंसिंग से लिया गया है, कि जो उनकी सुनने की क्षमता है कैसी है, वो अच्छी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी श्रवण संवेदन अच्छा होना चाहिए, उनके लिए बेस्ट माना गया है। ऊंची स्वर संवेदना, जो मतलब जिन बच्चों का जो सेंसेस है, जो ईयर उनके हैं, वो अच्छे से, उनकी जो संवेदनाएं है, जो सेंसेस है, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? स्वर स्तर, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, वो जिस टोन में पढ़ा रहे हैं, उसकी क्लियरिटी उनको अच्छे से होगी बच्चों को। उन्होंने कब विश्राम लिया, कब उन्होंने वर्ड को रोका, शब्दावली, जो वोकैबुलरी वो बोल रहे हैं, तो उसको जो समस्याएं नहीं रहती उनको समझने में। ठीक है, वो आराम से समझ पाते हैं, और टीचर भी क्या होते हैं, आराम से समझा पाते हैं। लेकिन बुक में पता है क्या लिखा है? कि शब्दावली इस तरह की समस्याएं रहती हैं। एक जगह तो दिया कि जिनका ऊंचा है ये श्रवण संवेदन, उनके लिए अच्छा है, और दूसरी जगह लिख दिया कि समस्या रहती है उनको, तो वहां पे ना नहीं मिस प्रिंट है। तो आप कंफ्यूज मत होना, आप यहाँ से पढ़ लेना। जबकि ये वाली जो विधि है उन बच्चों के लिए अच्छी है जिनका ऑडिटरी सेंसेस हैं वो अच्छे हैं। क्लियर है आपको? बुक से मत देखना, इसको गलत हो जाएगा वरना मिसप्रिंट हो जाता है कई बार। क्लियर है ये वाला आपको जी मेथड? मैम। ठीक है। ये वाली जो विधि है योगाभ्यास सिखाने में उपयोगी है, कि हम व्याख्यान करते हुए बताते हुए कि दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, यानी रेज योर बोथ हैंड्स अप, इंटरलॉक योर फिंगर, ताड़ासन के लिए, heel toes together, raise your heels up। तो हम व्याख्यान करेंगे तो क्या होगा, आराम से जो सामने वाले हमारे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं या कोई भी है, तो वो आराम से उसको कर पाएंगे। विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए छात्र को अध्यापक का व्याख्यान अच्छी प्रकार सुनाई पड़ना चाहिए। अगर आपको बच्चों को अच्छे से सिखाना है तो आप जो बोलना चाह रहे हैं वो उनको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अध्यापक का अच्छा व्याख्यान प्रेरणादायी यानी मोटिवेशनल हो सकता है, इंटरेस्टिंग हो सकता है, और उद्दीपक हो सकता है, मतलब स्टिमुलाई का काम कर सकता है। बच्चों को क्या कर सकता है? उनके इंटरेस्ट को स्टिमुलेट कर सकता है, उनको मोटिवेट कर सकता है। अगर एक टीचर क्या होंगे, अच्छा व्याख्यान, अच्छी, जो वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, जो वो कहना चाहते हैं उसको। व्याख्यान की विषय वस्तु को स्मृति में रखने में, देखिए अभी क्या है कि मैं भी आपको लेक्चर मेथड से ही पढ़ा रही हूँ। अगर मैं ये स्लाइड या नोट्स या बुक प्रेजेंट ना करूं, क्या आपको इतना समझ आएगा जितना अभी आ रहा है इसको देखते हुए? नो मैम। नहीं। तो वही चीज इसमें बोला है कि व्याख्यान की विषय वस्तु क्या करना है, कि उसमें दृश्य सामग्री जरूर होनी चाहिए, कि आप अगर सुन रहे हैं उसको तो कुछ देखने के लिए आवश्यक आपके सामने हो, कि लॉन्ग टाइम तक वो आपकी मेमोरी में रहे। क्लियर है? जी मैम। ठीक है। अब है कि कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं, कि जो व्याख्यान विधि प्रयोग कर रहे हैं उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। फर्स्ट है अध्यापक केंद्रित है। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट ना कम होता है, छात्र सक्रिय नहीं होते। तो आपसे अगर क्वेश्चन आए कि कौन सी विधि में छात्रों की सक्रियता यानी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो कौन सा मेथड है? व्याख्यान विधि। लेक्चर यानी मेथड। लेक्चर मेथड। नेक्स्ट है कई छात्रों में इस विधि से सीखने की योग्यता नहीं होती। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ज्यादा परिपक्व मतलब समझदार नहीं होते, या उतना अच्छे से वो नहीं समझ पाएंगे जब उनको बोल के समझाया जाएगा,
कुछ बच्चे उनको करके दिखाओ तो वो ज्यादा समझते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए ये विधि ज्यादा हेल्पफुल नहीं होती। यह विधि अध्यापक को अन्य प्रभावशाली विधियों की अवहेलना करने को बाध्य कर सकती है। कई बार क्या होता है, इस विधि के इतना यूज टू हो जाते हैं कि और जो अन्य विधियां अभी बताई जाएंगी उनका यूज नहीं कर पाते, तो वो एक बाउंडेशन से आ जाती है टीचर के अंदर कि वो इसी को ज्यादा प्रयोग करते हैं, दूसरों को अवॉइड करते हैं, दूसरी विधियों को। लंबे व्याख्यानों से क्या होता है कि अगर लेक्चर चलते रहते हैं कॉलेज में, 1 आवर का लेक्चर चल रहा है, तो अपरिपक्व यानी जो थोड़े कम समझदार, यानी कम समझदार ऐसा नहीं कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब बच्चे कुछ शैतान बच्चे कह सकते हैं हम उनको, जिनका माइंड ज्यादा डाइवर्ट होता है, तो क्या होगा, उनका जो ध्यान है, उनका कंसंट्रेशन ना हटने लगेगा वहां से, वो उतना ध्यान नहीं देंगे, तो उनके लिए भी ये अच्छा नहीं होता। ये फर्स्ट विधि थी। ये क्लियर है आपको, व्याख्यान विधि की उसकी लिमिटेशंस क्या है और वो किसके लिए फायदेमंद है, और क्या वो उसकी कि बहुत प्राचीन है वो विधि, ठीक है। नेक्स्ट है निर्देशन अनुक्रिया विधि। निर्देशन अनुक्रिया विधि का मैंने क्या बताया था, बताएंगे, मतलब क्या बताया था इसका? इंस्ट्रक्शन और टीचर जो है वो रिस्पॉन्स। निर्देश देता है। हाँ, रिस्पॉन्स वाला, ठीक है, कि इसमें रिस्पॉन्स होता है, कैसे होता है? जब स्टूडेंट रिस्पॉन्स इंस्ट्रक्टर, देते हैं। हाँ, टीचर तो बता दीजिए। इंस्ट्रक्शन देता है और न जो जो छात्र होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, इसमें ये बहुत बढ़िया। अध्यापक स्पष्ट निर्देशन देते हैं, जो टीचर होते हैं वो क्लियर इंस्ट्रक्ट करेंगे। प्रदर्शन के पूर्व, उपरांत या साथ साथ होता है। जब बच्चे, स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके पहले भी हो सकता है ये इंस्ट्रक्शन। उपरांत यानी पहले, उपरांत होता है कि बाद में भी, मतलब ओवर टाइम कह सकते हैं ना उसको, पहले या बाद के बीच का जो टाइम होता है अलग टाइम में भी, या साथ साथ। जब छात्र तदनुसार अनुक्रिया करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि छात्र क्या करेंगे, उसी के अनुसार क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। तो ये होती है निर्देशन अनुक्रिया विधि। छात्रों पर बहुत ध्यान दिया जाता है। इस विधि का फायदा ये है कि स्टूडेंट पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं साथ में, तो उनकी गलतियां भी समझने में आसानी हो जाएगी। प्रस्तुत क्रिया की विषय वस्तु पर बल दिया जाता है, कि जो भी टीचर सिखाना चाह रहे हैं ना, तो बार बार उस पर फोकस करेंगे वो, कि बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, तो उनको बार बार पुश करेंगे उस चीज को करने के लिए। यह विधि औपचारिकता प्रधान है, ठीक है। ये जो फॉर्मल है, ठीक है, उसमें भी क्या है कि मेन उसका प्रधान का, जी क्या बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही, नींद आ रही है, किसी और को आ रही है तो बता देंगे। किसका माइक अनम्यूट है? मैम नीरज जो जी, आप लेक्चर मेथड थी वो भी औपचारिकता वाली थी, लेकिन सबसे पुरानी मानी जाएगी वो, और ये भी हाँ, औपचारिक ही है। ये सारी फॉर्मल है जो क्लास में यूज की जाती है, ठीक है। औपचारिक का मतलब ये कि फॉर्मल है, लेकिन उसको प्राचीन माना गया है, ठीक है, सबसे पुराना है वो, और इसको प्रधान माना गया है, ठीक है। वर्ड को ध्यान में रखना है, ओके ओके। इसको मेन माना गया है, प्रधान, और उसको पुराना माना गया है, सबसे पुराना, ठीक है। इस विधि के साथ सूचना कार्य होना अधिक श्रेयस्कर है, मतलब कि ये जब विधि को कराया जा रहा है तो साथ में उनको सूचना, इंफॉर्मेशन भी देते जाना है स्टूडेंट्स को, तो ये और ज्यादा अच्छे से अपना वर्क करेगी। छात्रों के निष्पादन यानी परफॉर्मेंस में विषमता होने पर, विषमता होता है कि सही, अगर सही से बच्चे अपना रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, या परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या वो समझ नहीं पा रहे हैं, उसमें डिसेबिलिटी हो रही है कुछ, जो भी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं, तो उनकी समस्या पर ध्यान देने के बाद इस विधि से अच्छा लाभ उठाया जा सकता है। क्योंकि वहां पे क्या है कि टीचर प्रेजेंट है, वो उनका रिस्पॉन्स देख रहे हैं, और अगर वो बच्चों को समस्या आ रही है उसको करने में, तो इससे क्या हो सकता है कि उसको और अच्छे से बेहतर बनाया जा सकता है, स्टूडेंट के जो भी रिजल्ट आने वाला है, जो भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यहीं तक हम इसको करेंगे आज, इससे आगे कल करेंगे। अभी है 7 विधियां हैं इसकी, ठीक है। अभी बने रहेंगे, लेफ्ट नहीं करना किसी को भी।
चलिए अभी सभी तैयार हो जाएंगे क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए, यस या नो में, या शॉर्ट में टाइप करना है, ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक है? ठीक है जी। अभी मुझे बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है कि जो अध्यापन की मूलभूत यानी जो कि बेसिक विधियां हैं जो कि मेनली यूज की जाती है क्लास में, वो कितनी हैं? नहीं, गलत, बिल्कुल गलत आंसर आ रहा है अभी जी, ध्यान से, ठीक है? 6 या 7 या 2, ध्यान से, ठीक है? अध्यापन की मूलभूत विधियां, ठीक है, जो बेसिक, जो बहुत क्लास में यूज की जाती हैं टीचिंग के लिए, मेन टीचिंग के लिए बोला, ये नहीं बोला कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए, मूलभूत टीचिंग के लिए यूज की जाती है, ठीक है? 7 है, ओके। यस और नो में आंसर करना है कि जो व्याख्यान विधि होती है वो परिपक्व यानी जो समझदार स्टूडेंट के लिए है या नहीं है? यस और नो। परिपक्व के लिए नहीं है, एकता जी, ध्यान से जी, हाँ है। और वो किन के लिए अच्छी होती है? जिनका श्रवण संवेदन यानी ऑडिटरी जो सेंसेस होते हैं वो ऊंचा होना चाहिए या नीचा होना चाहिए? ऑडिटरी सेंसेस हैं, हाई होना चाहिए कि लो? हाई होना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। कविता जी, नोरा जी, अदिति जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हाई होना चाहिए। देखिए साथ साथ करते जाइए तो रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो व्याख्यान विधि होती है वो, उसमें केंद्र कौन होता है, अध्यापक या स्टूडेंट? व्याख्यान विधि में सेंटर्ड कौन रहते हैं, टीचर की स्टूडेंट? अध्यापक, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्योंकि व्याख्यान कौन कर रहे होते हैं, टीचर कर रहे होते हैं, तो उसमें स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहती है, तो इसलिए वो टीचर सेंटर ज्यादा है, ठीक है, गुड। नेक्स्ट है कि जो निर्देशन अनुक्रिया विधि है उसके दौरान क्या जो स्टूडेंट हैं उनको विषय वस्तु पर बल दिया जाता है या नहीं दिया जाता? मैम क्वेश्चन रिपीट एक बार। निर्देशन अनुक्रिया विधि में जो विषय वस्तु होती है, विषय वस्तु होता है जो आपका कंटेंट जिसको आप पढ़ रहे हैं, जो आपको पढ़ना है, जो सिलेबस या आप कह सकते हैं, उस पर फोकस किया जाता है या नहीं किया जाता है? यस, बिल्कुल, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आप बताएंगे कि पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के कितनी तरीके हैं? पारंपरिक रूप से, ट्रेडिशनल अगर हम देखें तो 2, ठीक है, बहुत बढ़िया। और प्राचीन समय में, ठीक है, ये सभी को आता है, प्राचीन समय में जो योग की मुख्य विधि थी वो किस पर आधारित थी प्राचीन समय में? ठीक है, बहुत बढ़िया, टीचर सेंटर्ड थी, टीचर बेस्ड थी। और वैज्ञानिक विचारधारा के अकॉर्डिंग जो साइंटिफिक, अभी हम सारी चीजें साइंटिफिक देखते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या चाहिए? स्टूडेंट सेंटर्ड, स्टूडेंट चाहिए जी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सभी के आंसर ठीक है अभी? अध्यापन की विधियां यानी जो आप टीचिंग मेथड्स यूज कर रहे हैं वो 2 मेन किस चीजों को देखते हुए आपको यूज करना है? कौन सी विधि आप चूज करेंगे, कौन 2 चीजों पर निर्भर करती है? कोई भी लिखिए, कुछ भी याद हो। फिजिकल और थ्योरी नहीं, टीचिंग मेथड्स की कौन सी विधि आपको यूज करनी है? हाँ, भावना शर्मा जी, एकदम परफेक्ट। एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एम क्या होगा जी? टारगेट और आप रिजल्ट बेस्ड होगी, बहुत बढ़िया। सभी टाइप कर देंगे कि जो आप टीचिंग मेथड यूज करेंगे ना वो 2 चीजों पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या स्टूडेंट, अगर आप मान लीजिए प्रैक्टिकल क्लास आपको बच्चों की अच्छी करानी है तो आप क्या करेंगे? आप डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे से, डेमोन्स्ट्रेशन को चूज करेंगे कि आपको उस पर फोकस करना है। बच्चों के एग्जाम पास में है और आपको लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट हैं कि जो अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, तब आप निर्देशन अनुक्रिया विधि चूज करेंगे।
कि आपको जो सब्जेक्ट है मैथ्स पे फोकस करना है तो वही वाला आप चूज करें। क्लियर है? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरा, जो अध्यापन विधियां हैं मुख्यतः मेनली कितने वर्गों में डिवाइडेड है? मेनली उनके कितने टाइप है? मेनली, ठीक है, मूलभूत नहीं पूछा मैंने, बेसिक नहीं पूछा, मेनली उनके मेन जो टाइप्स हैं 2। ठीक है, बहुत बढ़िया, अभी ठीक है। आगे बढ़ते हैं भी, ये आपका बिल्कुल सही है। जो अध्यापन है यानी जो टीचिंग है उसके कंपोनेंट्स कितने हैं टीचिंग के? 6 हैं, ठीक है, लिखते जाएं फास्ट। 6, लक्ष्मी जी, कविता जी, एकता जी, सोनिया जी, ठीक है। अभी नंबर सेकंड लिखिए, नंबर सेकंड कौन सा है? जो कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे हैं तो नंबर 2 पे कौन सा आता है? लर्निंग, बहुत बढ़िया, लर्निंग आएगा। और अनिशा जी लर्निंग। टीचिंग कौन से नंबर पे आएगा? नंबर डालेंगे अभी ना, नंबर टाइप कीजिए। टीचिंग, यस, मनोज पाल जी, मनीता जी आउट, नंबर 1, ठीक है, बहुत बढ़िया। नंबर 4 पे क्या आता है? कोई बात नहीं, नंबर 4 पे क्या आता है? ठीक है, स्टूडेंट जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। नंबर 5 पे, नंबर 5 सब्जेक्ट, ठीक है, या विधि या क्रिया, ठीक है, तीनों नाम याद रखना, एक भी नहीं भूलना। मेरा स्टेटमेंट है एक, ठीक है, उसका आंसर करना है कि जो छात्र में कुछ भी उत्तम होता है उसे उजागर कौन करते हैं? ये किसका कार्य है? वो टीचर का कार्य है, ठीक है, बहुत सही, बहुत बढ़िया। नीरज जी बैक, ओके जी, आ गया वापस, ठीक है। अभी नेक्स्ट बताना है आपको कि जो शिक्षा, अगर यहाँ पे आप जो योगा अभ्यास की अध्यापन विधियां पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो शिक्षा की डेफिनेशन दी है, 3 चीजों को लिया है उसके अंदर, तो कौन सी 3 चीजें हैं जो उसको डिफाइन करने के लिए 3 वर्ड्स हमने पढ़े थे? कौन से वो 3 वर्ड्स है? एक भी लिख दीजिए, किसी को एक याद है, 2 याद है, 3 है, कुछ भी। जी बहुत बढ़िया, आयुषी जी ने तो तीनों लिख दिए, अदिति जी ने डेवलपमेंट, कविता जी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हाँ, ग्रोथ, डेवलपमेंट यानी वृद्धि, विकास और नए अनुभव को ऐड करना, वो होता है शिक्षा। ठीक है, सभी लिख देंगे, वृद्धि, विकास और अनुभव, डेवलपमेंट, ग्रोथ, विकास, नए अनुभव, ठीक है। शैक्षणिक यानी जो एकेडमिक प्रोसेस है, शैक्षणिक प्रक्रिया है, उसकी कितनी स्टेजेस होती हैं, कितनी प्रवस्थाएं होती हैं? नंबर में टाइप करेंगे, 1 और 2, 1 और 2 और 4 और 5, ठीक है, 2 होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? 2 नाम लिखेंगे, टीचिंग एंड लर्निंग। आयुषी जी के बहुत जल्दी जवाब आते हैं, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते जाएं, टीचिंग एंड लर्निंग, अध्यापन और सीखना, ठीक है, बहुत सही, ठीक है, इतना ही हमने पढ़ा था, आपने काफी आंसर कर दिए इसमें से, और जो मेन था मैंने लर्न करने वाली चीजें आपको कराई दी है फिर से, बाकी आप खुद से भी रिवीजन कर लेना, ठीक है। वेलकम सभी को, गुड नाइट जी, गुड नाइट। शांति पाठ के लिए कमर गर्दन सीधी कर लीजिए। जय श्री राधे। नीरज जी, कमर गर्दन सीधी कर लीजिए सभी, आंखें बंद, डीपली इनहेल, एक्सहेल। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
नमस्कार मुद्रा। आज आपने जो भी अध्ययन किया उसको अपने चित्त में धारण करेंगे और एक बार पूरी तरह दोहरा जाएंगे। आज आपने जो भी पढ़ाई किया और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपनी दोनों हथेलियों को रख करेंगे अच्छे से, धीरे से आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे वापस। थैंक यू।